शॉप रेंट एक्सपेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस के अलावा सेल्स डिस्काउंट, परचेज रिटर्न अलाउंस, अकाउंट पेबल, कैपिटल, सेल्स एंड कमीशन इनकम। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल में अकाउंट हैं इन सबसे ही आप अवेयर हैं कि कौन कौन से अकाउंट एसेट्स के हैं, कौन से लायबिलिटी हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं। और अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि तरतीब उन्होंने आउट ही दी होती है आपको ट्रायल बैलेंस की। जब आप इसको तरतीब से अरेंज करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तो ही आपको उसके नंबर मिलते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड में होता एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो एडजस्टमेंट करने के बाद इसको तरतीब से, जिस तरतीब में सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिए हुए हैं इस तरह नहीं है, ये तरतीब आउट दी हुई है। तरतीब हमें खुद से अरेंज करनी होगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। जो अकाउंट एसेट्स के हैं वो पहले, जो लायबिलिटी के हैं बाद में, फिर ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। चले देखें। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले हमें इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्री कर लेनी चाहिए। रफली करें बने, ताकि अगर टाइम भी वेस्ट ना हो और उसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग एंट्री नहीं है तो लिहाजा फेयर करने का फ़ायदा नहीं है। आप बस इसको रफ भी कर सकते हैं और जर्नल प्रॉपर्टी बना के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 12,000 है। उसके बाद नंबर 2 में कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹600। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, क्या पढ़ाइए आपको? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एंट्री फिक्स है और अमाउंट कितने रुपये गिवन है? 600। यानी करंट पीरियड में इस साल आपने 2024 में इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, डेप्रिशिएट किया है 600 रुपीज़ का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्री आपने खुद से बना लेनी है। नेक्स्ट कहते हैं बैड डेप्स वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1800। अच्छा देखें, फर्स्ट जब एंट्री बनाई हमने तो इसमें एंट्री में 2 अकाउंट रिकॉर्ड में आ गए, याद रखिएगा। बैड, इसमें एक तो अकाउंट बन गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा अकाउंट बन गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एक की पोस्टिंग डेबिट साइड पे हो गई, एक की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे हो गई। और जब हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट में एक नया खर्चा रिकॉर्ड में आया, वो उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक सीखिएगा कि अगर एडजस्टिंग एंट्री करने के बाद आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ना बनाना हो और डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करनी हो तो कैसे करेंगे। सिर्फ एडजस्टमेंट फोकस कीजिएगा कि एडजस्टमेंट में कौन कौन से नए अकाउंट, कौन से नए खर्चे, कौन से नई इनकम, लायबिलिटी, एसेट रिकॉर्ड में आए, उनका ख्याल रखिएगा बस। नेक्स्ट में कहते हैं बैड डेप्स वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1800। यानी कि बैड डेप्स, डाउटफुल डेप्स, कस्टमर से, अकाउंट रिसीवर से जो पैसे आपने एस्टिमेट किए हैं कि अनकलेक्टेबल है, नहीं मिल पाएंगे, ₹1800। तो बैड डेप्स की एंट्री फिक्स होती है। क्या एंट्री पढ़ाइए? बैड डेप्ट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेप्स क्रेडिट। इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे और इस अमाउंट से एंट्री करने के बाद इस एंट्री में भी क्या हुआ? 2 अकाउंट रिकॉर्ड में आ गए। एक तो बैड डेप्ट एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेप्ट कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट, जबकि बैलेंस शीट में जाएगा। एक्रूड सैलरीज 3000, इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे। सैलरीज के पैसे 3000 एक्रूड हैं और एक्रूड का मतलब यहाँ पे एक्रूड सैलरी, क्योंकि एक्रूड का वर्ड एक्सपेंस के साथ लग कर आया है तो ये इंडिकेट करता है कि ये पैसे हमने देने हैं। ठीक है, अगर एक्रूड का वर्ड किसी इनकम के अकाउंट के साथ लग कर आता, जैसे अगर एक्रूड कमीशन इनकम के साथ का वर्ड लिख के आता तो फिर वो अलग सेंस होता, उसके पैसे लेने होते, फिर वो हमारा कमीशन बन जाता रिसीवेबल। ठीक है, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल एक्रूड सैलरी 3000, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। अब सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया 3000 से, तो रिमेंबर के क्वेश्चन में पहले से सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, और अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, उसको 15,000 पहले का दिया हुआ है और 3000 जब बढ़ जाएगा तो फिर इनकम स्टेटमेंट में आप टोटल कितना लेके जाएंगे? 18,000। ठीक है, एंट्री कितने से बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे 3000 से, जबकि सैलरीज पेबल कितने पे क्रेडिट हुआ है? 3000 से। तो सैलरी पेबल कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट में। तो एडजस्टिंग एंट्री जब बनाएं तो बहुत एहतियात के साथ समझ के देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहे हैं और बैलेंस शीट पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है और बैलेंस शीट के लिए कौन सा नया अकाउंट बना। ठीक है, पहली 2 एंट्री बनाई तो पहली 2 एंट्री में 2 खर्चे रिकॉर्ड में आ गए, एक का नाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक का नाम बैड डेप्ट एक्सपेंस, और दोनों के कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट है। एक अलाउंस फॉर बैड डेप्स, कॉन्ट्रा अकाउंट रिसीवल का है, रिसीवल से माइनस करके लिखेंगे, और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट से माइनस करके लिखेंगे। जबकि सैलरी पेबल लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा ये। नेक्स्ट कहते हैं
कमीशन रिसीवेबल ₹5,000। आप रिमेंबर देखें ऊपर पहले से कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड में नहीं है कमीशन रिसीवेबल के नाम से, बस सिर्फ कमीशन इनकम का अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है। तो इट मीन्स कि जो कमीशन रिसीवेबल के पैसे हैं 5,000, ये पैसे हमने लेने हैं, हमने अर्न कर लिए, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सेंटेंस को सुनिएगा, मैं सही से बोल रहा हूँ, मैं अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी पैसे कमा लिए मिले नहीं हैं, यानी जो पैसे हैं हमने कमा लिए मिले नहीं है, सर्विस दे दी हमने, जब सर्विस दे दी हमने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए, पैसे अभी आए नहीं है, तो ये पैसे हमारी इनकम का हिस्सा हैं। 5,000 हमने अर्न कर लिए बट नॉट रिसीव्ड, तो इट मीन्स कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। कमीशन इनकम ऑलरेडी रिकॉर्ड में है कितनी, 80,000, लेकिन वो जो इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, क्योंकि 5,000 तो पैसे वो हैं जो हमने कमाए हैं, मिले नहीं हैं, तो फिर इससे हमारी इनकम में भी इजाफा होना चाहिए। और जो पैसे मिले नहीं है वो पैसा क्या है आपका, रिसीवेबल एसेट, इससे आपका कमीशन रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। अब देखिए कमीशन रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, एक नया अकाउंट रिकॉर्ड में है एसेट का, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की फैमिली का अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल की बात लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करने के बाद। तो कमीशन रिसीवेबल रिकॉर्ड में आया, बैलेंस शीट का अकाउंट है 5,000, जबकि कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, 80,000 में 5,000 से प्लस किए तो 85,000 हो गए। तो टोटल कमीशन इनकम स्टेटमेंट में कितना लेके जाएंगे, 85,000। ये वो बातें बता रहा हूँ जो कि इनकम स्टेटमेंट में आपको हेल्प करेंगी, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। ऑब्वियसली सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस करते हैं, नेट सेल्स आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग देते हैं, बाकी सब कुछ तो आता ही है। ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आपको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, हाँ जो सारी जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसके बाद होगी, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो मालूम कर लोगे, उसके बाद से आपने कैसे करना है वो देखना है। नेक्स्ट लास्ट में कहते हैं 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड। अब इसको ज़रा देखिएगा कि फ्रैक्शन दिया हुआ है और बताया था, देखो फ्रैक्शन जब सवाल में दिया जाता है तो फिर आप पहले क्या करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप इस एंट्री में ट्रैप हो जाएं, यानी कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, मुश्किल लगे, लेकिन आपको भी डॉज देना आना चाहिए कि भाई 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस की पहले रकम देखिए कितनी है, तो क्वेश्चन में अगर देखें प्रीपेड इंश्योरेंस की रकम सवाल में दी हुई है 1,500 रुपये, 1,500, और 1,500 का 1/3 निकालें पहले आप, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हमने ऊपर पे किया है, दिया है, उस इंश्योरेंस का 1,500 का 1/3 हैज़ एक्सपायर्ड। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि इस 1/3 को यहाँ से मिटाना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह पर 1/3 की रकम लिखनी है, यानी सेंटेंस को पहले इसको नॉर्मल करना है, ये नॉर्मल नहीं है, वो तो आपको फ्रैक्शन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रैक्शन के साथ दिया हुआ तो इसलिए आपको मुश्किल भी लग रहा है, वरना आसान सी बात है। तो क्या करना चाहिए, देखिए पहले तो 1,500 हमारा पहला टोटल इंश्योरेंस है, अगर मैं 1,500 का 1/3 निकालूँ, और 1/3 निकालने के लिए जो ऊपर वाली फिगर है उससे मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली फिगर है उससे डिवाइड, याद रखिए हमेशा फ्रैक्शन में जो नॉमिनेटर होता है नॉमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दें। तो ज़रा 1/3 मालूम कर लें, कैसे मालूम करेंगे, 1,500 मल्टीप्लाई करो 1/3 से, रकम निकालो कितनी कितनी आ रही है, तो 500 आ रही है, कितनी रकम आ रही है, 500। अब उस 500 को यहाँ ला के लिख लो इसकी जगह पर, 1/3 की जगह पर। अब ज़रा सेंटेंस पढ़ के दिखाओ कैसे पढ़ेंगे, 500 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, क्या पढ़ेंगे, 500 ऑफ द इंश्योरेंस। आप तो बोले सर सवाल में तो 500 नहीं दिया हुआ था, सवाल में तो 1/3 दिया हुआ था, तो 1/3 को हटाना है वहाँ से ताकि सेंटेंस को पहले नॉर्मल करें। तो सवाल में सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, का मतलब क्या, टोटल 1,500 इंश्योरेंस में से 500 रुपये एक्सपायर हो गए। अगर टोटल 1,500 में से 500 रुपये इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, बताइए आपने जो इंश्योरेंस पे किया है उसने आपने कहाँ रिकॉर्ड किया, उसको प्रीपेड में रिकॉर्ड किया, एसेट में रिकॉर्ड किया है ना, तो एसेट अकाउंट रिकॉर्ड में है पहले से। एसेट अकाउंट कितना रिकॉर्ड में है पहले से, 1,500। हमें एसेट कम करना है या बढ़ाना है, आई थिंक कम करना है, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस कितना रुपये हुआ है, 500, और प्रीपेड कितना बचा इस एंट्री के बाद, 1,000। कैसे, 1,500 में से 500 एक्सपायर हो गए, एक्सपेंस हो गए, जबकि बचे कितने, 1,000। तो 1,000 इज स्टिल प्रीपेड,
जबकि 500 हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, एसेट को कम कर देंगे। तो एक्सपेंस कितना बढ़ा देंगे, 500 रुपीज़। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 500, जबकि प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट 500 से। ठीक है, अब ये एंट्री होने के बाद एक्सपेंस हो गया 500, बल्कि प्रीपेड हो गया 1000 रुपये। तो ख्याल कीजिएगा इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस लेके जाएंगे 500 और प्रीपेड इंश्योरेंस लेके जाएंगे 1000। ठीक है, अब देखें प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट आपके पास सारे अकाउंट मौजूद हैं। सेल्स है, सेल के बाद सेल डिस्काउंट माइनस किया, नेट सेल आ गई। और नेट सेल्स आने के बाद आपने हेडिंग दी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले बिलिंग इन्वेंट्री, बिलिंग इन्वेंट्री को पहले आप इस वाले कॉलम में लिखें। ठीक है, कॉलम्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, भाई ये कॉलम बना लें इस तरह से, ये कॉलम ड्रॉ कर लें आप इस तरह से, और बाकी एक आपका कॉलम बन गया ये। अब जो अमाउंट जिस कॉलम में लिखनी चाहिए वही लिखिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है पहले वो बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई, परचेज आ गई। बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई कितनी है, परचेज आ जाएगी। परचेज में से क्या करते हैं, परचेज रिटर्न कैरेज इन वगैरह प्लस कर लें। ठीक है, परचेज रिटर्न भी है, माइनस भी कर लें। पारल करते क्या आप लोग इसमें इस तरह करते हैं कि जो अमाउंट है कैरेज ट्रांसपोर्टेशन वो अमाउंट प्लस करते हैं, और जो परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है वो अमाउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एनीवे सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद ये आ गया आपके पास, अमाउंट आ गया। आप बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर लें। तो जब बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे इस अमाउंट को, तो ये बन जाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, और अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल्स में से आपस में मैच कर लो। नेट सेल्स कितनी है, 38,500, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये आ गया, और सारे बिजनेस के खर्चे। तो अपने सारे एक्सपेंस को आपने कंबाइन कर लिया, जितने भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, इनमें कुछ एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए हैं, कुछ खर्चे बाद में रिकॉर्ड में आए, लेकिन याद रखिएगा जो जो खर्चे बाद में रिकॉर्ड में हमने आए हैं या जिनको हमने एडजस्ट किया है, तो उनको बहुत एहतियात से लिखिएगा। जैसे सैलरी एक्सपेंस, पहले सवाल में 15,000 दिया, लेकिन आप कितना लिख रहे हैं, हम 18। क्यों, क्योंकि वो एडजस्ट हुआ है, 3,000 से बढ़ गया था। ठीक है, इसी तरह से शॉप रेंट तो डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड में आया, बैड एक्सपेंस रिकॉर्ड में आया, और एक लास्ट एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस की रकम बताई थी मैंने आपको वैसे। अब सबको प्लस कर लें सारे एक्सपेंसेस को, और उसको माइनस कर दें, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसको ज़रा देखें कि अमाउंट क्या बन रहा है इसका। देखें इसका बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस किए, एक्सपेंसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कम है। तो आंसर नेट लॉस आ रहा है। देखें ऑपरेटिंग लॉस हमारा कितना आ रहा है, 11,000। वो कितनी है, 13,000 है। तो वो जो अमाउंट है 13,000 ठीक लिखा हुआ यहाँ पर ये। और आखिर में इसके माइनस के और प्लस के मैच कर लें। देखिए माइनस कितने हैं, देखिए माइनस के 11,700। ये कैसे आया, ग्रॉस प्रॉफिट कम है जबकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो नेट लॉस हो गया, नेट लॉस फ्रॉम दी ऑपरेशंस। जबकि 13,000 जो आपने प्लस किए हैं इनकम के, वो पैसे भी शामिल कर लें यहाँ पे, वो पैसे भी यहाँ पे देखिए शामिल कर लेंगे। तो ये माइनस के और ये प्लस के, माइनस की फिगर कम है, प्लस की फिगर ज़्यादा है, तो हमारा आंसर नेट इनकम कितनी आ रही, 1300। और सेम ऐसे ही जो है वो बैलेंस शीट के अकाउंट सारे रिपोर्ट कर देंगे। बैलेंस शीट में सीक्वेंस में ख्याल रखिएगा, कैश अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल देखें साइड में इस तरह लिखेंगे, और अलाउंस फॉर बैड डेट इस तरह से माइनस करेंगे, और इसको इसी तरह से हमेशा मेंशन करना है। जब भी अलाउंस फॉर बैड डेट होगा तो इसी तरह साइड में माइनस करना है। इसी तरह से फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों इसी तरह से माइनस करेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी लिखेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 12,000 है, वो रिपोर्ट करनी है बैलेंस शीट में। प्रीपेड का अकाउंट रिपोर्ट करना है, कितना, 1,000 कैसे, टोटल था 1500, 500 एक्सपायर हो गया, 1/3 जो हमने अमाउंट निकालना सिखाया था आपको, और बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 1,000 स्टिल प्रीपेड है। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट रिकॉर्ड हुआ था, ये इन्होंने थोड़ा सीक्वेंस में आगे पीछे लिख दिया, ये आएगा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के बाद, क्योंकि वो भी रिसीवेबल की ही फैमिली का अकाउंट है। तो कमीशन रिसीवेबल वहीं पे लिखिएगा ऊपर सीक्वेंस के हिसाब से। लाइबिलिटी लिख दें, टोटल 2 लाइबिलिटी अकाउंट में क्वेश्चन में। सैलरी पेबल रिकॉर्ड हुआ कितना, 3,000 रिकॉर्ड हुआ था। ऑनर इक्विटी में कैपिटल लिखें, प्रॉफिट नेट इनकम ठीक आ रहा है, दोनों को प्लस करके टोटल ऑनर इक्विटी और इक्विटी साइड एसेट साइड दोनों बराबर है। तो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, पहले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट करते हैं और बैलेंस शीट करते हैं,
तो आपके 20 मार्क्स का एक सवाल काउंट होगा आपका, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्री भी रिक्वायर्ड की उन्होंने आपसे, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी रिक्वायर्ड किया है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया नहीं है, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इसी क्वेश्चन की आप क्या बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं और पोस्ट क्लोजिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अलग है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्लोजिंग एंट्री है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, और क्वेश्चन नंबर 10 अलग सवाल है। ऐसे 2 सवाल करने हैं आपको। चलिए क्लोजिंग एंट्री बड़ी आसान है, इसी की सवाल क्लोजिंग एंट्री भी कर लें। इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं सारी आमदनी और सारे खर्चे। इसका नाम हमने चेंज कर दिया, लेकिन नाम ये भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। पहले एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट करके, अमाउंट अभी ना लिखें, ये वाला अमाउंट अभी फ़िलहाल ना लिखें। ये अमाउंट कैसे आएगा बाद में आएगा, तो इसको हम देखते हैं भी ये अमाउंट कैसे आता है। पहले 1 बाय 1 सारे जितने भी एक्सपेंसेस सब क्रेडिट करते हैं। ये सेल डिस्काउंट, ठीक है, सेल डिस्काउंट डेबिट था, क्रेडिट कर दें। बिगनिंग इन्वेंट्री डेबिट थी, क्रेडिट कर दें। परचेजेस, कैरेज इन और सारे एक्सपेंसेस। अगर सीक्वेंस देखें, बहुत आसान सी सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे अकाउंट जो कि इनकम स्टेटमेंट में आते हैं वो सारे अकाउंट क्लोज कर लें, ठीक है। तो वो सारे अकाउंट क्लोज कर दें। सेल डिस्काउंट डेबिट था, बिगनिंग इन्वेंट्री डेबिट थी, परचेज डेबिट थी, कैरेज इन और बाकी सारे खर्चे। आप बोले कि भाई कैश अकाउंट भी डेबिट था, रिसीवेबल भी डेबिट था, तो वो तो एसेट अकाउंट है, वो क्लोज तो नहीं करने, एसेट अकाउंट क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो सारे अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दें 1 बाय 1, और अब इन सब को प्लस कर लें। जितने भी हमारे क्या हैं एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको प्लस कर लें और ऐड करके ये सारे एक्सपेंसेस प्लस कर लें। तो इन सब का टोटल कितना बन रहा है, 65,700। इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे मजमूई खर्चे हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस। इसी तरह क्रेडिट्स, अब ज़रा वो बैलेंस जो क्रेडिट साइड के बैलेंस है उसे क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। रिमेंबर क्लोजिंग एंट्री की जा रही है, क्लोजिंग एंट्री करने के लिए सारे एक्सपेंस डेबिट थे, क्रेडिट कर दिए। अब सेल्स इनकम, सेल अकाउंट है, परचेज रिटर्न अलाउंस है और कमीशन इनकम है। ये 3 अकाउंट तो ऐसे हैं कि जो कि क्रेडिट थे, तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सेल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और कमीशन इनकम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बट रिमेंबर कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है, दिस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज एन एसेट रिकॉर्ड की जा रही है। क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि बिगनिंग इन्वेंट्री और परचेज मिला के क्या बनता है, बिगनिंग इन्वेंट्री और परचेज मिला के बनता है अवेलेबल फॉर सेल। और हमने सब का सब इन्वेंट्री सेल आउट नहीं की है, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो गलत रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, एंडिंग इन्वेंट्री को बतौर एसेट रिकॉर्ड करके अपने एक्सपेंस ठीक करने होंगे। तो हमने एंडिंग इन्वेंट्री को बतौर एसेट रिकॉर्ड किया है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, कमीशन इनकम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, बट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड की जा रही है। और आखिर में क्रेडिट क्या करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, शॉर्ट नेम क्या सकते हैं, इनकम समरी अकाउंट। अब देखें ये आपकी आमदनी है 67,000 क्रेडिट साइड, और ये आपके खर्चे हैं कितने, 65,700। अभी आपने इनकम स्टेटमेंट में अपना नेट इनकम मैच किया। देखें इसी सवाल का इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री करने का फ़ायदा ये है कि आपको उसी वक्त अपना आंसर मैच हो जाएगा कि आपने ठीक किया गलत किया। तो इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट से आपका आंसर आया 1300, ठीक है, 1300 ये आपका आंसर है इस सवाल का, ठीक है। तो वही आंसर आपको यहाँ भी आना चाहिए डिफरेंस माइनस करने पे। कैसे, 65,700 ये डेबिट साइड के खर्चे हैं, क्रेडिट साइड भी कितनी है, 67,000। तो 67 में से 65 माइनस कर लो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1300। दिस इज़ नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। तो 1300 जो प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। जब नेट इनकम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में तो इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड किया है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। रिमेंबर कि हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 की पहली रिक्वायरमेंट क्लोजिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी रिक्वायरमेंट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। 20 मार्क्स का सवाल है ये। 10 मार्क्स की क्लोजिंग एंट्री बनेगी, 10 मार्क्स का ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो 20 मार्क्स काउंट होंगे। और 20 मार्क्स का आपने वो सवाल अटैम्प्ट किया है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसमें भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं 10 मार्क्स करके, सपोज कर लें आप, वरना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के आगे नंबर लिखे होते हैं।
चले, तो तमाम एंट्री क्लोजिंग एंट्री करने के बाद हमारे पास क्या रिमेंबर रह गया, क्या बच गया, रिमेनिंग क्या रहेगी हमारे पास, कैश, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कौन सी वाली, एंडिंग वाली। अब यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी, सवाल में अगर देखें बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, अब वो नहीं आएगी क्योंकि वो इन्वेंट्री हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री आएगी, एंडिंग, एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड का बैलेंस, रिसीवेबल अकाउंट, इक्विपमेंट, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्शन क्रेडिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, सब बातें ठीक है। सिर्फ कैपिटल कौन सा लिखेंगे, कैपिटल हम वो लिखेंगे जो कि हमारे पास प्रॉफिट से बढ़ने के बाद आया, यही जो प्रॉफिट हमारे पास कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल से प्रॉफिट से बढ़ गया, वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल था हमारे पास पहले, इससे पहले कुछ और, ठीक है, 30,000 था, अब कितना है, 31,300। क्यों, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से बढ़कर आया। एक ये अमाउंट पर ख्याल कीजिएगा, और एक इन्वेंट्री यहाँ पे वो बिगनिंग वाली नहीं आएगी, एंडिंग वाली आएगी। इन दो जगह आपने क्या करना है, ख्याल करना है कि इन्वेंट्री एंडिंग वाली लिखेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और कैपिटल जो प्रॉफिट से बढ़ गया और ड्राइंग से कम हो गया वो वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये